अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है अली उवैस और आज हम यूजीसी नेट सिलेबस पर गुफ्तगू करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सिलेबस यूनिट 1 तारीख़ ज़ुबान उर्दू, इसमें पहले नंबर पर जैसा कि हम देख रहे हैं हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़। तो इसमें हिंद आर्याई जो एक ख़ानदान है ज़ुबानों का जिसमें उर्दू ज़ुबान भी आती है, हमें इसकी मुख्तसर तारीख़ को इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। हिंद आर्याई एक ख़ानदान है जिसमें उर्दू ज़ुबान भी आती है। तो उर्दू किस किस ख़ानदान में आती है ज़ुबानों के? हिंद आर्याई। इसमें हम देखेंगे कि पूरे सिलेबस पर हम एक नज़र डालेंगे, लेकिन बहुत से सवालात इसमें हमें अपने आप ही मालूम हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर पराकर्त कौमा अपभ्रंश। तो पराकर्त वो ज़बानें हैं कि जब आर्या लोग हिंदुस्तान आए तो यहाँ के मुकामी लोगों के साथ रहने सहने से जो आपस की ज़बानें खल्त मल्त हुई एक दूसरे की ज़ुबानों में, तो उससे जो उस वक्त ज़ुबानें वजूद में आईं वो पराकर्त कहलाईं। तो अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग पराकर्तें वजूद में आईं, जैसा कि एक पराकर्त शोरसेनी है, मागधी है, अर्ध मागधी है, पिशाची है, महाराष्ट्री है। तो इस तरह से ये सब ज़ुबानें पराकर्त कहलाईं। अपभ्रंश इन्हीं का एक इर्तिक़ाई शक्ल है इन्हीं की। जब इन्होंने तरक्की की और इसमें कुछ रद्दोबदल हुई तो ये अपभ्रंश ज़बानें कहलाईं, क्योंकि उस वक्त के लोगों ने ज़ुबान की उस तब्दीली को भ्रष्ट होने से ताबीर किया, तो उसी से फिर ये अपभ्रंश बन गया, जबकि वो एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर हम देखते हैं खड़ी बोली के औसाफ। तो ये खड़ी बोली जो है ये वही बोली है जिससे उर्दू ज़ुबान निकली है, यानी उर्दू की माँ। इसके औसाफ को इस टॉपिक में हमें तैयार करना है। इसके बाद चौथे नंबर पर उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात। तो जैसा कि इसमें ब्रैकेट में दे रखा है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनका नज़रिया था कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। इन्होंने अपनी किताब आब हयात में इसका ज़िक्र किया। इसके बाद महमूद शिरानी, इनका नज़रिया है कि पंजाबी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान निकली है। और इसके बाद नसीरुद्दीन हाशमी, इनका नज़रिया था कि दक्कन में उर्दू की शुरुआत हुई। इसके बाद मसूद हुसैन ख़ां, इनका नज़रिया था कि दिल्ली और गर्दोनवाह जो आसपास का इलाक़ा है वहाँ पर उर्दू पहली बार पैदा हुई, उन्हीं ज़ुबानों से उर्दू निकली। और सैयद सुलेमान नदवी है, इसके बाद इनका मानना था कि उर्दू सिंध में पैदा हुई पहली बार। और शौकत सब्ज़वारी ने दोआबा गंगो जमन को उर्दू की पैदाइश की जगह करार दिया है। दोआबा कोई भी वो जगह होती है जो दो दरियाओं के बीच का इलाक़ा हो, कोई सी दो नदियाँ हों या दो दरिया हों, उनके बीच के इलाके को दोआबा कहते हैं। अब यहाँ का जो दोआबा है वो गंगा और जमुना के बीच का इलाक़ा है, तो दोआबा गंगो जमन कहलाता है वो, गंगा और जमुना की। तो इस वक्त जो है मुज़फ़्फ़रनगर, मेरठ, सहारनपुर का इलाक़ा है ये, यहाँ से उर्दू की शुरुआत बताई है शौकत सब्ज़वारी ने। इसके बाद पाँचवें नंबर पर हम देख रहे हैं उर्दू का इब्तदाई ज़माना। उर्दू का इब्तदाई ज़माना जब बिल्कुल शुरुआत उर्दू की हो रही थी, और इसके नक्श हमें मिलते हैं हज़रत अमीर खुसरो के वक्त से या उससे भी कुछ पहले से। तो ये सब उर्दू का इब्तदाई ज़माना है। और आते आते फिर दक्कन में जब अदब जो है वो तख्लीक़ होना शुरू हुआ, तो तब तक उर्दू जो है पूरी तरह परवान भी चढ़ चुकी थी और एक ज़बान की शक्ल में हर शख्स इसको जानने लगा था। इसके बाद छठे नंबर पर उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर। तो उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर जो हैं वो हमें इसके तहत पढ़ने हैं। हम इन सब टॉपिक्स को, इन सब मज़ामीन को अलग अलग तैयार करेंगे। इस वक्त हम एक नज़र पूरे सिलेबस पर डाल रहे हैं और इसमें भी बहुत से क्वेश्चन, बहुत से सवालात हमारे तैयार होते चले जाएंगे। अब इसमें मसलन एक क्वेश्चन यही बन गया इसके अंदर, हम अगर गौर करें तो कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली, ये किसका नज़रिया है? तो जवाब मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसी तरह से महमूद शिरानी का क्या नज़रिया है? तो जवाब पंजाब में उर्दू का। तो इसमें बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, वो सिर्फ सिलेबस से ही हम उनको निकाल सकते हैं। बाद में हम इसको अलग अलग तो तैयार करेंगे ही। अब इसके बाद सातवें नंबर पर है दक्कनी उर्दू की लिसानी खसूसियात। जैसा कि ये लिसानी खसूसियात हमें देखनी है, लेकिन इन्होंने ये आसानी कर दी है कि हमें ब्रैकेट में दे दिया है कि हमें किसके तहत इनको देखना है। मसलन सबरस है, कुतुब मुश्तरी है, कुली कुतुब शाह है, वली है, वली दक्कनी, सिराज औरंगाबादी है। तो इन्हीं की ज़ुबान को मद्देनज़र रखते हुए हमें लिसानी खसूसियात को
तैयार करना है। सबरस की क्या क्या लिसानी खसूसियात हैं, कुतुब मश्तरी की क्या हैं, कुली कुतुब शाह जो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहलाता है उसकी ज़ुबान की क्या क्या लिसानी खसूसियात हैं। लिसान भी एक अरबी का लफ्ज़ है जिसके मायने ज़ुबान ही के हैं। और इसके बाद वली दक्कनी है जिसे उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। हालांकि ये कुली कुतुब के शाह के बाद में वली दक्कनी का नंबर आता है, लेकिन क्योंकि बाज़ाब्ता शुरुआत कुली कुतुब शाह के ज़माने में नहीं हुई थी, हालांकि पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह ही है, लेकिन वली के ज़माने में बाज़ाब्ता शुरुआत होने की वजह से उर्दू शायरी का बाबा आदम वली को ही करार दिया गया है। इसके बाद सिराज औरंगाबादी है। तो इन सब की लिसानी खसूसियात, इनके कलाम की या इनकी नस्र की क्या क्या हैं, वो सब हमें इस मज़मून के तहत तैयार करनी है। इसके बाद 8वें नंबर पर हम देखते हैं उर्दू और इसकी अहम बोलियाँ, डायलैक्ट्स। जैसे एक ज़बान होती है फिर उसकी बोलियाँ अलग होती हैं। एक ज़बान तो पूरी एक ज़बान अपने आप में मुकम्मल होती है जिसके क़वाइद होते हैं और जिसके उसूल वग़ैरह होते हैं, ज़वाबित होते हैं, लेकिन बोलियाँ जो हैं वो इलाक़े के हिसाब से बदलती रहती हैं। मिसाल के तौर पे उर्दू जो है वो दक्कन के अंदर हैदराबाद तेलंगाना में बोली जाती है, दिल्ली में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश का मशरक़ी मगरबी दोनों इलाक़ों में बोली जाती है, लखनऊ में, और फिर इधर वेस्ट की तरफ आएँ तो बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ़्फ़रनगर, सहारनपुर सब में बोली जाती है। लेकिन हम देखेंगे कि इलाक़े के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क वाक़ होता है, लेकिन उर्दू ज़ुबान की ग्रामर और दूसरे उसूल ज़वाबित पर, सर्फ़ नहू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता या बहुत मामूली सा फ़र्क पड़ता भी है, लेकिन बोलियों पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो हमें इस मज़मून के तहत उर्दू की जो अहम बोलियां हैं, जो राइज हैं, जो बहुत ज़्यादा अहम हैं, हमें उन पर ध्यान देना है और उनको तैयार करना है कि वो कौन सी हैं और उनकी खसूसियात क्या क्या हैं उनके बारे में। 9वें नंबर पर हम देखते हैं उर्दू की लिसानी इनफरादियत। इनफरादियत उसका इम्तियाज़, लिसानी इनफरादियत, ज़ुबान लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिंग्विस्टिक इनफरादियत उसकी क्या है, इसमें हमें ये देखना है। 10वें नंबर पर उर्दू सोतियात, फ़ोनीमियात। तो ये सोतियात और स्लैश फ़ोनीमियात है, तो ये इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सोतियात में हम आवाज़ों पे गौर व फ़िक्र करते हैं और आवाज़ों को देखते हैं, अलग अलग आवाज़ें होती हैं। इसमें एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि हुरूफ़ुल हिजा जिन्हें हम हुरूफ़ तहज्जी बोलते हैं, ये आवाज़ों को समझाने का काम करते हैं, लेकिन सोतियात के अंदर इस पे ज़्यादा ध्यान ना देके बल्कि हमारे जो तकल्लुम के आज़ा हैं उनसे निकलने वाली आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो जिनसे हम बोलते हैं, मसलन ज़बान है, तालु है, होंठ हैं और नोक ज़ुबान है, हलक का हिस्सा है। तो ये सब जो आज़ा हैं तो सोतियात के अंदर इनको देखा जाता है कि कौन सी आवाज़ का मखरज क्या है, किस किस तरह से आवाज़ें निकलती हैं। और फ़ोनीमियात भी इसी का एक हिस्सा है, उसके अंदर बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। उसमें हम ये देखते हैं कि दो आवाज़ें जो एक जैसी हैं उनमें फ़र्क क्या है। बहुत शॉर्ट में मैं ये बता रहा हूँ कि इन दोनों आवाज़ों के फ़र्क को हम देखते हैं और उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि उनको अलग अलग पहचान सकें कि कौन सी आवाज़ किसकी है और इनमें क्या फ़र्क है और मायना के हिसाब से जो इसके माना है उस पर क्या तब्दीली वाक़ होती है। अब इसके बाद 11वें नंबर पर उर्दू मारफ़ीमात है। मारफ़ीमात जो है वो उसको सर्फियात भी कहते हैं। इसमें एक लफ्ज़ के ऊपर उसकी छानबीन की जाती है कि वो लफ्ज़ क्या मायना है, उसके किस तरह से बना है और वो किन किन अज्ज़ा से मिलकर बना है। उन अज्ज़ा को मारफ़ीम भी कहते हैं। छोटा सा एग्ज़ाम्पल, जैसे एक लफ्ज़ है अक़ीदतमंद या अक़ीदतमंदी, तो एक लफ्ज़ अक़ीदत है, एक मंद है और एक छोटी या है जिसने मंद को मंदी, अक़ीदतमंदी पूरा बना दिया। तो ये 3 मारफ़ीम हैं इसके अंदर। तो ये पूरी एक तहक़ीक़, इस पर पूरा एक टॉपिक है जिसको हम तैयार करेंगे इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में। इस सिलेबस को जब हम तोड़ तोड़ कर तैयार करेंगे तो इन सब का नंबर इसमें आएगा। इसके बाद 12वें नंबर पर उर्दू नहवियात है, जिसमें जुमलों का बनना, स्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। 13वें नंबर पर इस यूनिट का लास्ट उर्दू मानियात है, जो माना से मुताल्लिक़ है। तो इस अभी तो हम सिर्फ़ एक नज़र सिलेबस पर डाल रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम अलग अलग टॉपिक को अलग अलग तैयार करेंगे और एक एक टॉपिक के लिए एक पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको बहुत ज़्यादा खोल कर और बहुत वजाहत के साथ बयान करेंगे। तो इंशाअल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एक एक टॉपिक को बारीकी से समझिए और बहुत वजाहत से, बहुत खोल कर इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक वगैरह कर लीजिए। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ भी सकते हैं और दूसरे भाइयों को फ़ायदा हो इसलिए आप हमारी वीडियो को शेयर भी करें।
इंशाल्लाह सभी को फ़ायदा होगा। और इसके बाद जो है यूनिट 2 को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। यूनिट 2 में इस तरह से हम सिलेबस पर एक नज़र डालेंगे और पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम टॉपिक वाइज लेकर के आएंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।